रेडियो मानव स्ट्रगल 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो, जिसमें बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं आपके साथ, सारी आरजेस मिलके, और साथ ही साथ हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड के हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बात जो हो रही है वो है सस्टेनेबिलिटी की। और देखिए, जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में कहती हूँ कि जब भी बात होती है हेल्थ की तो बात करती है आपसे साक्षी, और साक्षी ना आपके साथ ढेर सारी बातें तो करेंगे, लेकिन देखिए हमारा ये जो प्रोग्राम है यानी कि लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो, अब देखिए हम इसमें 150 घंटे जो है यहाँ पर एक रिकॉर्ड को बना रहे हैं, जो कि है एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। जिस मुहिम में देखिए, ये जो मुहिम है, ये जो है, इसमें हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, एक बहुत ही खास गेस्ट मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो है डॉक्टर महिमा बख्शी। और डॉक्टर महिमा बख्शी के बारे में आपको बताऊं तो है फाउंडर ओनर ऑफ बर्थिंग नेचुरली क्वीन, ऑथर ऑफ बर्थिंग नेचुरली एंड एम्पावरिंग यू बियॉन्ड बर्थिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलनेस कोच, वुमेन एक्टिविस्ट, साथ ही साथ हैं ग्लोबल स्पीकर, यूथ एम्बेसडर इंडिया IYS। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे, देखिए यहाँ पर हम इनसे बातें करेंगे, क्योंकि मेटर्नली यहाँ पर हम मेटर्नल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बात करेंगे, हेल्थ केयर की बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए मेरा जो SDG गोल है, यानी कि SDG गोल 3 की हम बात करेंगे, जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो चलिए आज हम बात करें डॉक्टर महिमा बख्शी से, बहुत सारी बातें, बहुत सारे हम टॉपिक्स पे उजागर हम रोशनी डालेंगे। और यहाँ पर अब मेरे साथ जुड़ गई है महिमा बख्शी। तो मैम, सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने बड़े इस जो हम रिकॉर्ड सेट करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैम, क्योंकि आपने एक बहुत ही महारत भी हासिल की हुई है, बुक्स भी, आप ऑथर भी हैं, आपने खुद लिखी हैं, और जो कि है मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ केयर पे भी लिखी है, नेचुरली बर्थिंग के ऊपर लिखी हुई है। बहुत ही एक उत्तम मैं चीज़ कहूँगी, क्योंकि हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी इंडिया के लिए और सभी के लिए, और जो कि बाहर भी अगर हम देखें सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, या बहुत ही अच्छी जो चीज़ है आपने ली है, क्योंकि इसका उजागर होना ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो मैटरनल इश्यूज खड़े हो जाते हैं सामने आके, और इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन आप इस चीज़ को आगे लेके आइए, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेट्स भी करूँगी और साथ ही आपका धन्यवाद भी करूँगी जो आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये सब्जेक्ट बहुत ही खास है मेरे लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है, वो तब से होती है जब वो मम्मी के वोम के अंदर कंसीव किया जाता है, और पूरे जो 9 महीने की जर्नी है, वो जर्नी बच्चे के लिए कितनी हेल्दी है, वही जो है बच्चे के आगे की फ्यूचर हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव फैक्टर रहता है। सो इसीलिए ज़रूरी है कि हम मैटरनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ताकि लोगों की फ्यूचर हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहे। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं एक सस्टेनेबल लाइफ, एक सस्टेन करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो उसके लिए ज़रूरी है हर एस्पेक्ट पे काम करना। तो इसमें भी जो है मैटरनल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैटरनल हेल्थ की जब बातें हुई ही रही हैं, तो मैम आपसे जानना चाहती हूँ, जो कि हमारा पहला सवाल है। अब देखिए मैम, सवालों के सिलसिले अब शुरू हो जाएंगे आपके साथ, और एक के बाद एक सवाल जो है वो मैं आपसे पूछूंगी, ताकि देखिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो यहाँ पर गेस्ट जुड़े हैं हमारे साथ, ताकि एक्सपर्ट जुड़े हैं, वो जो एक्सपर्टीज़ है वो हमारे लिसनर्स तक पहुँचे, और हम कहीं ना कहीं जागरूकता जो है वो फैला सके, बता सके लोगों को कि इस टॉपिक के बारे में हमें उजागर अब होना पड़ेगा। और इसी के साथ मैम यहाँ पर पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि बात करें अगर मैटरनल हेल्थ की, तो क्या है मैटरनल हेल्थ? सो मैटरनल हेल्थ है बेसिकली हेल्थ ऑफ द मदर, और जब हम मैटरनल हेल्थ स्पेसिफिकली बोलते हैं तो वो खाली प्रेगनेंसी हेल्थ या खाली एक मदर की हेल्थ के बारे में नहीं है, वो उस एक औरत की जर्नी के बारे में है जो उसके बचपन से ही शुरू हो रहा है। तो उसकी बचपन में उसकी हेल्थ कैसी थी, जब उसकी लाइफ में पीरियड स्टार्ट हुए तो पीरियड हेल्थ कैसा था, उसको कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो उस दौरान नहीं था, कोई इन्फेक्शंस उस टाइम तो पेल्विक इन्फेक्शंस नहीं थे, और जब उसकी शादी होती है तो उस टाइम पे उसका जो ओवरऑल हेल्थ है वो कैसा है, एंड
जब माँ बनने की बारी आती है तो तब तक उसका हेल्थ कैसा चल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि जब एक औरत कंसीव करती है तो तब से ही उसका मैटरनल हेल्थ शुरू होता है। उस औरत की शुरुआत की लाइफ से, जर्नी से ही हर एक स्टेज पे एक औरत का जो हेल्थ है वो डिटरमाइन करता है कि जब फ्यूचर में वो प्रेग्नेंट होगी, उसका बेबी होगा, तो उस टाइम भी उसका जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसा रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने जाना है कि किस तरह से मैटरनल हेल्थ क्यों ज़रूरी भी है और क्या है मैटरनल हेल्थ। लेकिन मैम जानना चाहूँगी कि आपने जैसे बात करी कि पीरियड्स के दौरान की बात करें या फिर पेल्विक इन्फेक्शन की बात करें, यहाँ पर मैम उनके बारे में हम बात करेंगे जो कि प्लान कर रहे हैं। और हमने देखा है क्योंकि इंडियन कल्चर है, अब ये लगता है जैसे ही शादी होती है तो पहला ही आशीर्वाद होता है कि दूधो नाव पूतो बनो। तो ये चीज़ें जो बोली जाती हैं, लेकिन मैम इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम ऐसे ही प्लान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी हेल्थ कैसी है, वुमेन की हेल्थ कैसी, उस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं सिचुएशंस कि अगर वो ठीक है और अगर वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी यहाँ पर माल न्यूट्रिशन की अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनका जो वेट है एक बहुत ज़्यादा मायने वो भी रखता है उस पर। तो मैम आपसे जानना चाहूँगी जो प्लान कर रहे हैं वो किस तरह से प्लान कर रहे हैं और प्लानिंग जो है कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, वो जानना चाहती हूँ मैं। बहुत ही ज़रूरी है कि जो प्रेगनेंसीज हैं वो सारी की सारी ही प्लान्ड हो, बिकॉज एक प्लान्ड प्रेगनेंसी में जो कपल है वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, फिजिकली प्रिपेयर्ड होता है, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं जो कि ऑफ कोर्स होती हैं, सो उस केस में इट कैन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज टू द मदर, टू द फादर, फाइनेंशियल इश्यूज अगर वो लोग फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं है तो। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगी कि सारी ही अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज आर नॉट आउट ऑफ मैरिड कपल्स, कई बार अनमैरिड फीमेल्स में भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं। सो वो भी उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कि अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है और एक फीमेल ऑफ कोर्स नहीं कंटिन्यू करना चाहती है तो अंडरगोइंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी हेल्थ में कहीं ना कुछ एक इफेक्ट्स छोड़ता है। सो हेंस इट इज इम्पोर्टेंट कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज 100% अवॉइड हो, जिसके लिए यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की एक बहुत ही अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि शादी के बाद बोला जाता है कि नेक्स्ट स्टेप है कि आप बेबी का प्लान कर रहे हैं, जब शादी की जाती है उस टाइम पे भी जरूरी है कि कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर एक तरह से एक मदर जो है वो अपनी डॉटर को उस बारे में काउंसिल करे। बहुत मुश्किल है इंडियन फैमिलीज में उस बारे में डिस्कस करना, लोगों को लगता है ये टॉपिक हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ये पेरेंट्स नहीं इस बारे में बात कर सकते, बट जरूरी है। एंड उसके लिए आई फील दैट सेक्स एजुकेशन हैज टू बी देयर इन द सिस्टम, जो कि स्कूल टाइम से शुरू होना चाहिए। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, टीनेज फेज स्टार्ट होता है, एडोलेसेंट चेंजेस हो रहे हैं, वहीं से शुरुआत होनी चाहिए अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड ग्रेजुअली सेक्स एजुकेशन जो है स्कूल्स में 10th और 12th में आते आते वो अवेयरनेस स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, which will help us to prevent unplanned pregnancies in future. प्लान्ड प्रेगनेंसी के लिए कपल्स को डेफिनेटली अपना हेल्थ सिस्टम देखना है कि उनका हेल्थ कैसा है। एक बेसिक अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लें, उसमें आइडिया हो जाएगा कि हेल्थ कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, और अगर है तो पहले उसको रेक्टिफाई किया जाए। एंड नंबर 2, आजकल आप देखेंगे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन है जिनको हम लाइफस्टाइल इश्यूज कहते हैं, तो उसको पहले अंडर कंट्रोल किया जाए। एंड थर्ड इज आपका वेट। डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी बहुत ओवरवेट हैं, आप प्रेगनेंसी में और वेट बढ़ाएंगे, इट लीड्स टू मोर कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अंडरवेट हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उसमें भी देयर आर चांसेस कि बेबी का वेट भी शायद ठीक से ना बढ़े। सो ये सारे पैरामीटर्स माइंड में रखते हुए इट्स इंपॉर्टेंट दैट डेफिनेटली कपल्स हु आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी दे हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन देयर हेल्थ। अगर हेल्थ से 100% टिक है देन इट्स ऑलवेज बेटर टू प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी। बिल्कुल। तो मैम यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, अब PCOS या PCOD की हम बात करें, विच इज़ मैं कहूँगी ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम अच्छा खाएंगे पिएंगे, लेकिन मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका जो प्रभाव है ये कैसे प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है, प्लानिंग के ड्यूरे जो टाइम होता है उसमें कैसे ये जुड़ा हुआ है? बहुत दफा PCOS केसेस में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, और जब पीरियड आता है उस हिसाब से एक फीमेल अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल समझती है कि उसका ओव्यूलेशन कब होगा और कब उसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कंसीव करने के। अगर पीरियड्स इरेगुलर है, वो अपना ओव्यूलेशन नहीं समझ पाती है
और एक्चुअल में किस टाइम पे उसको सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड है वो समझने में प्रॉब्लम आता है। एंड देखा जाता है कि ऐसे कपल्स में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो ट्राई करते हैं बट कंसीव नहीं हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस 100% पीसीओएस में होता ही होता है। तो ज्यादातर केसेस में जिनका पीसीओडी हिस्ट्री है, या तो फर्टिलिटी का इशू रहता है कि कंसीव ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर अगर कंसीव होता है तो आगे जाके प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क ज्यादा रहता है, जिसमें बच्चा ओवरवेट हो सकता है, सिजेरियन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, आगे जाके मदर को फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क ज्यादा है। तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज अराउंड इट। हेंस इंपॉर्टेंट है कि अगर पीसीओएस हिस्ट्री है तो आप उसको पहले ही कंट्रोल में कर लीजिए बाय फिक्सिंग योर लाइफस्टाइल एंड देन प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी। बिल्कुल। तो जैसे कि मैम बात करें कि अगर डाइट की यहाँ पर बात आई और हमारी डाइट हमारे ओवरऑल हेल्थ के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रभाव जो है वो डालती है, तो यहाँ पर हम बात करें अगर प्रेगनेंसी की या फिर अब प्रेग्नेंट जो लेडीज़ अभी कंसीव से थोड़ा टाइम पहले ही मैं बात करूँ प्लान जो कर रही हैं, तो डाइट जो है कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एक प्रेगनेंसी के एक टाइम में, वो आपसे मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर। सो कहा जाता है वी आर व्हाट वी ईट। हम जो खा रहे हैं उसी से ही हम बनते हैं जी। तो अगर हम उसी से बन रहे हैं तो जब बेबी अंदर बन रहा है तो सोचिए उसके लिए डाइट कितना जरूरी है। सो जो भी मम्मी खाएगी प्रेगनेंसी में वही बेबी को मिलेगा। बच्चा पूरी तरह से माँ पे डिपेंडेंट है अपनी न्यूट्रिशन के लिए। बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो सही होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मम्मी का किसी भी तरह का डाइट में कोई डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज जो कि एक रिक्वायर्ड चाहिए एक स्पेसिफिक अमाउंट में, वो सही तरीके से मम्मी को जाना जरूरी है। दूसरी चीजें ये भी हैं जो नहीं जानी चाहिए, जैसे कि अल्कोहल इंटेक है, स्मोकिंग है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफीन है, या फिर प्रेजर्वेटिव्स हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में। तो डेफिनेटली जो जरूरी है वो खाना है, बट जो हमारे लिए हार्मफुल है प्रेगनेंसी में, बेबी के लिए हार्मफुल है, वो चीजें प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खानी है। तो दोनों का बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर जवाब दिया है मैम ने। और साथ ही साथ अब मैम आपसे जो अगला सवाल है जानना चाहती हूँ कि अगर नेचुरली हम प्रेगनेंसी की बात करें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी हम आपने जैसे बोला कि कैलेंडर में मार्क कर लेते हैं ओव्यूलेशन पीरियड कब है, लेकिन नेचुरल तरीके से किस तरह से प्रेगनेंसी जो है इसको अपनाई जा सकती है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? सी लाइफस्टाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लाइफस्टाइल आपकी खराब है तो आपका फर्टिलिटी भी खराब होने का चांस है। सो दोनों ही पार्टनर्स के लिए ज़रूरी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि अगर एक कपल कंसीव नहीं कर पाता है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है कि बहू का चेकअप कराओ, बहू का टेस्ट कराओ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बहुत सारी इनफर्टिलिटी इश्यूज मेन में भी पाए जा रहे हैं। सो ज़रूरी है कि अगर एक कपल को नेचुरल कंसेप्शन करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो दोनों ही पार्टनर्स को अपने टेस्ट कराने चाहिए टू चेक कि एक्चुअल में इनफर्टिलिटी मेल रिलेटेड है कि फीमेल रिलेटेड। लेकिन नेचुरली अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है, कोई भी इनफर्टिलिटी नहीं है, देन डेफिनेटली आपको अपना लाइफस्टाइल फिक्स करना है, जिसमें आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज रूटीन, आपका स्ट्रेस लेवल्स, आपका स्लीप हाइजीन कैसा है, ये सारी चीजें आप जब तक कंट्रोल में नहीं लाएंगे तब तक आपका फर्टिलिटी बूस्ट नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स आप कपल्स को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है। आजकल दोनों पार्टनर्स वर्किंग है, दोनों के पास टाइम नहीं है, दोनों का वर्किंग शेड्यूल अलग अलग है, कोई सैटरडे संडे वर्किंग है, कोई नहीं है। तो पूरे महीने में अगर हम देखें तो इंटीमेसी के लिए पार्टनर्स को एक्चुअली में एक दूसरे के लिए टाइम 2, 4, 6 बारी से ज्यादा पूरे महीने में मिलता ही नहीं है। और उन 2-4 बारी में से तो कई बार ऐसा भी होता है कि फीमेल का उस टाइम पे ओवुलेशन टाइम नहीं है। सो दैट ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ अ नेचुरल प्रेगनेंसी। सो जरूरी है कि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ इंटीमेट मोमेंट्स फ्रीक्वेंटली गुजारें, एंड सबसे ज्यादा जरूरी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, बिकॉज अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहीं से ही कहीं ना कहीं पार्टनर्स में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट आल्सो रिड्यूसेस द इंटीमेसी। सो स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद ईच अदर इज द मोस्ट नेचुरल वे टू हैव अ नेचुरल प्रेगनेंसी। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ या डाइट काम नहीं करेगी, देखिए दोनों ही बैलेंस होना चाहिए, आपकी फिजिकल हेल्थ भी
और आपकी मेंटल हेल्थ भी। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की। देखिए बहुत सारे हमारा जो एजेंडा है कि हम 2030 तक तो हम इसे अचीव कर लेंगे, लेकिन देखिए उससे पहले अगर मैं बात करूँ कि इंडिविजुअल अपने स्तर पर आप देखिए कि हमें भी तो ये करना है ना कि और डिजीज़ को हमें प्रिवेंट करना है, बिल्कुल अपने से दूर रखना है, और साथ ही साथ नेचुरल तरीके से हमें जो है, अगर हम प्रेगनेंसी की यहाँ पर बात कर रही हैं या फिर अगर हम कंसीव की बात कर रहे हैं, डिलीवरी टाइम की बात कर रहे हैं, सब कुछ नेचुरल, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए, तभी तो हम एक सस्टेनेबल लाइफ जी पाएंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो है कि मैम ने अभी यहाँ पर समझाया है, सभी को बताया है, और ये बात ज़रूरी भी है कि किस तरह से हमारा रिलेशनशिप अगर स्ट्रेस में है तो तब भी नेचुरल तरीके से आप प्रेगनेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और साथ ही साथ मैम यहाँ पर मेरा अगला सवाल जो आपसे है कि अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि एज जो है, क्या एज भी, क्योंकि हम ये देखें कि जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है पेरेंट्स का लड़कियों पे ज़्यादातर होता है कि फीमेल्स पे ये प्रेशर आने लगता है, शादी कर लो नहीं तो बेबी में आपको डिफ़िकल्टी होगी, जब आप प्रेगनेंसी टाइम में डिफ़िकल्टी होगी। ये चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही हैं, हम बहुत पहले से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि ऐसा है। तो मैम आपसे जानना चाहूँगी क्या एज भी इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे करती है जब प्रेगनेंसी टाइम होता है तो? जी बिल्कुल करती है। एक फीमेल में जब पीरियड्स शुरू होते हैं, हर महीने एक एग जो है ओवरी से शेड ऑफ होता है, और एक लिमिटेड रिजर्व होता है फीमेल बॉडी में एग्स का। तो जैसे जैसे वो एग्स उसकी बॉडी से रिलीज होते हैं ओवर पीरियड ऑफ इयर्स, जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तब उसको मेनोपॉज आ जाता है। सो डेफिनेटली एज मैटर करता है, बिकॉज एक सर्टेन एज के बाद, जो कि ज्यादातर आज के टाइम में हम देखते हैं बिटवीन 30 एंड 35, जो एग क्वालिटी है, जितना भी एग रिजर्व बचा है उसमें से जो एग क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं रहता है, एंड हेंस कंसेप्शन मुश्किल होता है, या फिर अगर कंसीव होता भी है तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि कोई अबनॉर्मैलिटी बच्चे में आ सकती है। सो इसीलिए मैं कहूँगी अनफॉर्चुनेटली एक एज लिमिट रहता ही है फीमेल्स में, बट साइंस हमेशा एडवांस हो ही रही है, और हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एग फ्रीजिंग भी आजकल एक पॉसिबल ऑप्शन है। सो अगर कोई फीमेल ऐसी हैं जो कि 30 to 35 तक नहीं शादी की है, या फिर नहीं अभी प्रेगनेंसी प्लान करना है, करियर ऑप्शंस हैं और 40s में जाके करना चाहती है, तो शी कैन ऑलवेज प्रिजर्व हर एग एट दैट एज जहाँ पे उसकी एग क्वालिटी अच्छी है। सो एग प्रिजर्वेशन इज अ पॉसिबिलिटी इन टुडेज टाइम विच कैन हेल्प अ वुमन, सो दैट जब भी वो लेटर ऑन प्रेगनेंसी प्लान करना चाहे तो शी कैन ऑलवेज हैव हर ओन एग एंड हैव अ नेचुरल प्रेगनेंसी। बिल्कुल, और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम बात करते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल तरीके पे, इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे हम देखिए ज़रूर काम करना चाहिए। हम इन सब बारों में हमें जितनी भी हम बातें करते हैं अवेयर होना चाहिए। और साथ ही साथ मैम जो कि आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, हम यहाँ पर मैटरनल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, और बहुत ही ज़रूरी है इस बात का जानना, क्योंकि हम ना इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक हिचकिचाहट होती है जब भी हम बात करते हैं इस बारे में, क्योंकि अगर सेक्स एजुकेशन की बात करें, बेबी प्लानिंग के ऊपर बात करें, तो कहीं ना कहीं या तो हम गूगल कर रहे होते हैं, या फिर हमें कोई ऐसा नहीं मिल पाता है जिससे हमें वो एक्सपर्टीज मिल पाए। तो ये जो है आपके थ्रू अभी हमें मिल रही है, और साथ ही मैं चाहूँगी आप सभी को ये जानकारी दें, ये जानकारी पहुँचाएं कि किस तरीके की ज़रूरत है प्लानिंग में, कंसीव करने में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम अगले सवाल की ओर इसी तरह मैं आपको लिए चलती हूँ। जानना चाहती हूँ मैम कि अगर कोई प्रीवियस इशू है ऑलरेडी जो है, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है प्रेगनेंसी में? अगर कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है तो उससे जो प्रेगनेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने एक लेडी को बहुत ही कॉशियस रहना होता है, उसकी डॉक्टर को बहुत कॉशियस रहना होता है। हर स्टेज पे कोई ना कोई टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन की जाती है टू चेक कि कोई अगर कॉम्प्लिकेशन है तो सही टाइम पे उसका एक मेडिकल सोल्यूशन ढूंढा जाए। एंड इसलिए आजकल आप देखेंगे कई केसेस प्री मैच्योर डिलीवरीज भी होती हैं, जहाँ पे अगर लगता है किसी तरह का कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, या फिर अगर
बेबी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, सो उस केसेस में प्लान करके एक प्री टर्म डिलीवरी किया जाता है और बेबी को अंडर नियोनेटल आईसीयू रख के बेबी को ग्रो किया जाता है ताकि बेबी भी सेफ रहे और मम्मी भी सेफ रहे। सो इसीलिए आजकल तो देयर आर अ लॉट ऑफ गुड जेनेटिक टेस्टिंग्स आल्सो अवेलेबल, जिसमें आप अपना जेनेटिक टेस्टिंग करके चेक कर सकते हो कि आपका कोई फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री ऐसा तो नहीं है जो कि आगे बेबी में पास ऑन हो सकता है। तो साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और बहुत सारी चीजें आजकल जो है प्रिवेंटिव हो चुकी हैं, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि बाद में जाके हमें रिग्रेट ना हो। एग्जैक्टली ये ही तो पॉइंट है कि पहले से पहले जानना कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो प्रिवेंशन, क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी है ना, काइंड ऑफ कह सकते हैं ऐसे कि एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले ज़रूरी है कि इनिशियल स्टेज से उस बीमारी को, उस डिसऑर्डर को पकड़ लेना। साथ ही साथ यहाँ पर और ये भी बात मैम ने कही है कि अपना आप चेकअप भी कराते रहें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो आपको पता चल जाती है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकें। और हमेशा से जैसे हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसी के साथ यहाँ पर मैम आपसे अगला सवाल जैसे जानना चाहूँगी कि अगर कंसीव अब हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, इसे हम कहते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, तो फर्स्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और अब मैं, क्योंकि हम थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा ले चलूँगी आपको कि हम जब फिल्म्स देखते हैं तो उसमें आता है कि प्यूकिंग की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ ऐसी हेडेक है या फिर आपको अनकॉन्शियस आपको लग रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैम आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पर मैं कि जब अगर कंसीव कर लिया है तो किस तरह बॉडी का ध्यान रखें और कैसे हम रख सकते हैं, वो ज़रा हमें बताइए। सो सबसे कॉमन प्रॉब्लम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहता है वॉमिटिंग, नॉशिया, मॉर्निंग सिकनेस। ये सबसे ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी को खाना पीना मुश्किल लगता है। अगर बहुत सिवियर है तो प्रेगनेंसी में वेट बढ़ने के बजाय कई बार मदर्स का वेट लॉस भी शुरू हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप नेचुरल चीज़ें फॉलो करें। सो नेचुरल चीज़ों में आप अपने ईटिंग हैबिट्स चेंज करें, स्पाइसी खाना अवॉइड करें, और कोई पर्टिकुलर खाने की टेस्ट से या किसी चीज़ की स्मेल से अगर आपको नॉशिया, वॉमिटिंग ज़्यादा लगता है तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करें और वो अपने खाने पीने की उसमें से आप हटा दीजिए। तीसरा है कि आप नेचुरल तरीके से, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों से भी आप अपने वॉमिटिंग को या मॉर्निंग सिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और प्लस आपके खाने के गैप्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब आपको हर 1 से 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है ताकि आप एसिडिक ना हो और आपको वॉमिटिंग्स ना हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको वॉमिटिंग्स है, नॉशिया है, तो आजकल मेडिसिन आती है। सो अब वो जो मूवीज में दिखाते हैं उतना बुरा हाल नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा सिवियर वॉमिटिंग्स हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, वो आपको उसकी मेडिकेशन देंगे। आप वो मेडिसिन रिलीजियसली लें। कई बार प्रेगनेंसी में कई लोग नहीं लेते हैं सोच के कि यार मैं लूंगी तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी। इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर ऑप्शंस हैं जिससे आपको एक सपोर्ट मिल सकता है प्रेगनेंसी में तो आप उसे फॉलो करें। सो माय सजेशन विल बी कि जो भी आपको प्रॉपर तरीके से एडवाइस किया जा रहा है आप उसको 100% फॉलो करें। ये नहीं कि मैं आधा फॉलो करूंगी और आधा नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर हमारे सामने आई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, तो जो फीमेल्स होती है ना बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। और ये डर बिठाने वाले ना हमारे थोड़े से, जो हमारे कहूँगी मैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं कि ज़रा ध्यान रखो। अच्छा मैम, यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि डर की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सवाल है मेरा वो आपसे कि 2 तरीके के मैंने भी अपने इवन परिवार में अपने देखे हैं कि एक तरफ तो एक जिस डॉक्टर ने बोला कि आप बेड रेस्ट करो, और दूसरी तरफ जो दूसरी फीमेल है उन्हें बोला है कि बहुत ज़्यादा वॉक करनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो हम ये एक मतलब ऐसा डिफरेंस जो होता है वो क्यों आता है? सो ये प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी डिफर करता है। आप देखेंगे कि कोई बिल्कुल फिट है प्रेगनेंसी में, 1-1 घंटा रोज एक्सरसाइज, 1-1 घंटा वॉक, एवरीथिंग, तो उस केस में उसकी गायनेकोलॉजिस्ट ने उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, स्कैन, इन्वेस्टिगेशन सब देखकर ही उसको बोला है कि ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है। लेकिन कुछ रिस्क, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं जहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं पास्ट में, या उसका प्लेसेंटा बहुत लो है, या सर्विक्स बहुत शॉर्ट है, या उसको ब्लीडिंग हिस्ट्री हो गया है प्रेगनेंसी में, या पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। इस तरह की कुछ पैरामीटर्स हैं जहाँ पे बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है जब तक उसके स्कैन्स नॉर्मल आने स्टार्ट ना हो जाए। तो उस केस में तो 100% आपको बेड पर ही रहना है, और वो बेड पे रहना बहुत मुश्किल काम है, और उससे फिर वेट गेन भी हो जाता है। सो एक्चुअली में वो एक प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। बिल्कुल। तो उस केस में हस्बैंड सपोर्ट बहुत जरूरी है कि उस जर्नी को हस्बैंड कैसे इजी बना सकता है। तो हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट रहना,
बैठना, बात करना, टाइम निकालना, उसके साथ में खाने पीने की सारे चीजें एक साथ करना, टीवी देखना। इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि हस्बैंड इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी रहनी चाहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। एंड हमारा एसडीजी गोल जो है वो 5 जेंडर इक्वालिटी है, तो इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होनी चाहिए। सो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी से शुरू होनी चाहिए, जहाँ पे अ मैन शुड रियलाइज कि उसकी जिम्मेदारी क्या है टुवर्ड्स द बेबी, टुवर्ड्स द मदर, और वो प्रेगनेंसी से ही उसको इन्वॉल्व रहना है, उसका ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर के चेकअप के लिए जाना है तो वो साथ में जाए, टेस्ट कराने हैं तो वो साथ में जाए। वो पूरी इन्वॉल्वमेंट हस्बैंड की होनी बहुत जरूरी है टू मेक दैट जर्नी इजी फॉर द मदर। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे ना यहाँ पर मैं ऐड जरूर करना चाहूँगी कि जो फीमेल का मन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेज पे होती है, और वो उनको भी ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं बिल्कुल यहाँ से मैम चाहूँगी कि आप ज़रा सहमति दिखाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उनको थोड़ा सा चाहिए होती है टेंशन भी उनको दी जाए, क्योंकि अब देखिए वो भी एक और जान को अपने अंदर लेके बैठी हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पर हम एसडीजी गोल नंबर 5 की बात करें, जेंडर इक्वालिटी की, तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर जाना है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, तो वहाँ पर भी जो हस्बैंड है उनको ज़रूर जाना चाहिए, जैसे कि मैम ने कहा। इसी के साथ मैम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर बात करें डिलीवरी की टाइम की बात करें, तो मैम वहाँ पर कितना ज़रूरी ध्यान रखें, क्योंकि अगर अब हम थर्ड सेमेस्टर ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो 9th मंथ है, तो उस दौरान अब नहीं पता चलता है कि कब जो है वो बेबी जो है आ जाएगा, या फिर उस टाइम पे, हालांकि जो डॉक्टर्स हैं वो डेट्स देते हैं, लेकिन वो फाइनल कोई एक डेट नहीं होती है। तो ऐसे में जो डर भी है रहता है और बार बार एक एक्साइटमेंट भी बनी रहती है। तो मैम आपसे जानना चाहूँगी कि उस टाइम पर ध्यान किस तरह से रखा जाए, जो हस्बैंड है उनका भी कैसे ध्यान रख सकते हैं, और इनफैक्ट जो मदर है वो खुद का अपना ध्यान कैसे रख सकती हैं। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में आके फिजिकली एक मदर बहुत फ्रस्ट्रेट होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज उसका बहुत वेट गेन हो जाता है, उसको उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, ब्लड प्रेशर आता है, बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिन आता है। सो जनरली इस टाइम पे आके मदर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसके मूड स्विंग्स और बढ़ जाते हैं जी। और प्लस ये रहता है माइंड में, कब डिलीवर होगा, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा, हॉस्पिटल में जाऊंगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगा कि सिजेरियन होगा, बेबी जो है वो डिलीवर होते ही एनआईसीयू तो नहीं चला जाएगा। बहुत सवाल आते हैं मन में। सो इम्पोर्टेंट है कि हस्बैंड उसके साथ इन सब सवालों के जवाब दे कि अगर आपको लेबर स्टार्ट हो जाएगा तो मैं अरेंजमेंट करके रख रहा हूँ कि कोई ना कोई आपके पास जरूर ऐसा रहेगा जो आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा। अदरवाइज आजकल हॉस्पिटल से एम्बुलेंसेज मिल जाती हैं, और कुछ नहीं तो आप हॉस्पिटल कॉल करें, आपके पास जो है 15-20 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। और आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आपका लेबर स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी एंटीनेटल क्लासेस होती हैं हॉस्पिटल्स में। तो प्लीज दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वो अटेंड करें, सीखें, जाने की एक्चुअली में लेबर में होता क्या है, सो दैट आप डरे नहीं। आपको अगर मालूम रहेगा कि क्या होता है, यू विल नॉट बी स्कैर्ड। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर बेबी बैग, जो कि कई लोग बनाना भूल जाते हैं। सो आपका बेबी बैग रेडी होना चाहिए, सो दैट कभी भी आपको लेबर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो तो आपको तुरंत सिर्फ वो बैग उठाना है और हॉस्पिटल जाना है। सो वो लेबर बैग तैयार करने के लिए, बेबी बैग के लिए हस्बैंड शुड बी इन्वॉल्व, शुड हेल्प, शुड टेक हर फॉर शॉपिंग, शुड हेल्प अस सिलेक्ट थिंग्स, एंड जो भी लिस्ट है उसको बनाने में हस्बैंड शुड बी इन्वॉल्व। एंड प्लस जैसा आपने कहा, इट्स नॉट अ फिक्स डेट, एक ड्यू डेट अप्रोक्सीमेशन रहता है, बट एक्चुअली में उससे पहले भी कभी भी लेबर स्टार्ट हो सकता है। सो जो भी एक्साइटमेंट है या एंजाइटी है या स्ट्रेस है, जो भी है वो कुछ टाइम के लिए आती है, सबको ही आती है, बट जब बेबी डिलीवर होता है और मम्मी और पापा उस बेबी को पहली बार अपने हाथ में लेते हैं तो वो सारी चीजें उसके बाद वो भूल जाते हैं। बिल्कुल मैम, यहाँ से जानना चाहूंगी, जैसे कि अब इस बात के लिए ना थोड़ा सा डॉक्टर्स भी थोड़े परेशान रहते हैं कि अगर बर्स्ट हो गया है उनका जो वाटर बैग होता है, तब उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन डॉक्टर्स के लिए भी हो जाती है, इनफैक्ट मदर के लिए भी हो जाती है। तो उस टाइम पर क्या करें और ऐसा क्यों होता है? सो वाटर बैग बर्स्ट होना इज अ साइन ऑफ लेबर, विच इज अ साइन कि अब आपका बेबी बाहर आने के लिए रेडी है। सो डरना नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल आना है और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो स्ट्रेस लेते हैं ना प्रेगनेंसी में, स्ट्रेस को आपको बिल्कुल गुड बाय कर देना है। जहाँ आपने स्ट्रेस दिया वहाँ पर आपका बेबी जो है वो परेशान हो जाएगा। तो हम तो नहीं चाहते हैं ना कि बेबी आए और परेशान हो, तो इसीलिए खुश रहना है,
पॉजिटिव सोचना है, और साथ ही साथ आप खुश रहेंगे तो ये जो प्रेगनेंसी का टाइम है, ये पूरे 9 मंथ्स आपके ब्यूटीफुली निकल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। तो मैम यहाँ पर जो है कि हमने अब डिलीवरी के टाइम की हमने बात कर ली है, क्योंकि अब मतलब प्लानिंग से लेके हम डिलीवरी तक आ चुके हैं। हमारे 9 महीने निकल गए। 9 महीने निकल चुके हैं। अब 9 महीने की आगे की जर्नी, क्योंकि ये भी बड़ी टफ होती है। तो अब मैम मैं जानना चाहूँगी कि नेचुरल बर्थिंग की आप बात कर रहे हैं, बुक की अगर हम बात करें, और हम ऐसा मैम सुनते हैं कि अब सुनते क्या मैम, हमने देखा भी है इनफैक्ट कि अगर कोई है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सर्जरी ऑपरेशन से हम कर दें नेचुरल बर्थिंग पे। अब ये होता है कि लास्ट में जाके डॉक्टर्स का रहता है कि अब ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। तो मैम नेचुरली कैसे बर्थिंग अपनाई जाए, कैसे की जाए, उसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। सो देखिए, इस पूरे विषय में मैंने एक किताब लिखी है जी। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही लंबा आंसर जी। है, बट इसको कट शॉर्ट करके मैं बोलूंगी कि आपका जो प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। आपको किसी भी तरह के रिस्क फैक्टर्स कम से कम हो, कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बेबी का पोजीशन सही हो, हेल्दी हो, बिकॉज अगर बेबी ही उल्टी पोजीशन में है, जिसको हम ब्रीच कहते हैं, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत रिस्की रहता है। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरी 9 मंथ्स अपने आप को फिट रखें, एक्सरसाइजेस करें, आप डाइट पे खास ध्यान दें, जितना वेट गेन होना चाहिए सिर्फ उतना ही वेट गेन करें, एक्सेसिव वेट गेन ना करें। ऐसा नहीं है आप प्रेग्नेंट है तो आप कुछ भी खाएं और 20-30 किलो गेन कर लें, ऐसा नहीं है कि मम्मी 20 किलो गेन करेगी तो बेबी बहुत चबी पैदा होगा, ऐसा नहीं होता है। सो आप अपनी हेल्थ का अगर प्रेगनेंसी में ध्यान रखेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो आपको वो फिटनेस कहीं ना कहीं एक नेचुरल डिलीवरी के लिए हेल्प करती है। और दूसरी चीज है, मदर्स आजकल पेन से डरती हैं और वो पेन से डर के खुद ही ऑप्ट कर लेती हैं कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना है, मुझे सिजेरियन कराना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको पेन से डर लगता है तो उसके लिए भी बहुत सारी नेचुरल थेरेपीज हैं जो कि लेबर में आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, आपका इजी लेबर हो। और अगर एक्सट्रीम सिचुएशन है जहां आपको लग रहा है कि आप पेन टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो पेनलेस लेबर भी आजकल ऑप्शन है। हमारी साइंस बहुत ही ज्यादा एडवांस हो रही है। इसको हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से जो मम्मी का पेल्विक एरिया है जहाँ पे बेबी है, उतने एरिया में जो सेंसेशन है वो रिड्यूस हो जाती है और मम्मी को उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस महसूस नहीं होते हैं, जिससे उसका पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आपको किसी भी स्टेज पे डरना नहीं है, आपको नॉलेज गेन करनी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, आप फिर अपनी परेशानी को साइड में कैसे रखेंगे। तो मेरी बुक उठाइए, मेरी बुक पढ़िए और अपनी परेशानी को साइड कीजिए। बिल्कुल, यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि नेचुरल जो बर्थिंग एंड एम्पावरिंग और बियॉन्ड जो है, ये बुक जो है बर्थिंग के ऊपर यहाँ पढ़ सकते हैं जाइए। और साथ ही साथ यहाँ पर फिलहाल तो हमारा शो जो है वो चल रहा है और यहाँ पर लाइव मैम हमारे साथ मौजूद है आपके पास, और यहाँ पर जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है मेरी यही रहेगा कि मैं जो है आप तक जो मैम की सारी बातें पहुँचा सकूँ, क्योंकि बात सस्टेनेबिलिटी की हो रही है, बात हो रही है गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिविजुअल हेल्थ का अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है, और इसी सस्टेनेबल अगर आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके, तो ये इस बात पर आपको ख्याल ज़्यादा रखना है। और इसमें एक पार्ट जो आता है वो है हमारी प्रेगनेंसी, जो कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। हमें ये ध्यान रहता है कि हाँ डॉक्टर के पास जाना है, टाइम टू टाइम चेकअप करानी है, लेकिन सही तरीका क्या है और साथ ही प्लानिंग किस तरह से है, कंसीव के बाद क्या करना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें या फिर बात करें अब आफ्टर डिलीवरी की, इन सभी एस्पेक्ट पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर ये 9 मंथ्स आपके ब्यूटीफुल अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से, तो उसके लिए चाहिए कि आपका यहाँ पर थोड़ा सा जागरूक होना। इसी के साथ यहाँ पर मैम अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अब देखिए मैम कि डिलीवरी यहाँ पर हो चुकी है और तो मैम यहाँ पर जो है कि आफ्टर डिलीवरी की केयर की अगर हम बात करें तो वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा मसला है। और आफ्टर डिलीवरी में होता है कि अब उसके बाद सिर्फ 1 महीने का गैप के बाद जो है फीमेल्स जो है वो अपने रूटीन पे आ जाती हैं, क्योंकि अब इतना टाइम भी है, क्योंकि वो नहीं देना चाहती हैं इन सब चीज़ों में, और बाकी सारे काम भी होते हैं और
मतलब पहले तो होता था कि आप 2 साल तक, जब तक आपका बेबी जो है वो बड़ा ना हो जाए, थोड़ा वॉक नहीं करना चल जाए, तब तक हमारी जो घर पे भी बोला जाता था कि नहीं आपको अब घर पे ही रहना है, बेबी की केयर करनी है। लेकिन मैम क्योंकि अब जो है वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है और ऐसे में उनकी हेल्थ पर बात आती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि केयर की बात हो रही है आफ्टर डिलीवरी की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले जॉइंट फैमिलीज़ में ध्यान रखना आसान था। कोई ना कोई बेबी का भी ध्यान रख लेता था और मम्मी का भी ध्यान रख लेता था। अब क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कोई है ही नहीं, कौन एडवाइस करेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन बेबी को देखेगा। ज़्यादातर लोग आजकल झापा मेड रख लेते हैं। वो झापा 40 दिन के लिए मम्मी के साथ रहती है और उसका काम मम्मी और बेबी का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, प्लीज आप एक झापा मेड जरूर रखें, बिकॉज उससे आपका ही काम आसान होगा और आपको ही आपका आफ्टर केयर करने में हेल्प मिलेगी। दूसरा है कि फैमिली का, हस्बैंड का, सबका जनरली अटेंशन बच्चे पे चला जाता है। वो 9 महीने मम्मी को पूछा, सबने फोन किया, डॉक्टर ने क्या बोला, किक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और एकदम से डिलीवरी के बाद सारा घर वालों का सबका फोकस बच्चे पे चला जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, फैमिली मेंबर्स हैं, वो जितना अटेंशन बच्चे को दे रहे हैं उतना अटेंशन मम्मी को भी दीजिए, ताकि उसका मोटिवेशन अपना ध्यान रखने में रहे। नहीं तो सबका ध्यान क्योंकि बच्चे पे है तो माँ का ध्यान भी सारा बच्चे पे चला जाता है और वो अपने आप को भूल जाती है। अगर फैमिली माँ का ध्यान रखेगी तो माँ खुद भी अपना ध्यान रख पाएगी। और तीसरी चीज है गेटिंग बैक टू वर्क। जैसे आपने कहा कि वर्किंग वुमेन है आजकल बहुत ज्यादा, उसके लिए मैटरनिटी लीव्स अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी कंपनी की लीव पॉलिसी क्या है। तो प्रेगनेंसी में ही आप अपने ऑफिस से पता कीजिए कि मैटरनिटी लीव पॉलिसी क्या है, कितने मंथ्स की पेड मैटरनिटी लीव है, एंड उस हिसाब से आप अपना आगे का प्लानिंग बनाएं। ज्यादातर आप देखेंगे कि मोस्टली प्राइवेटाइजेशन में 3 महीने का मैटरनिटी लीव है, बट वेरी हैप्पी कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव देती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां आज भी उन कंट्रीज की गवर्नमेंट 6 मंथ्स की मैटरनिटी पेड लीव नहीं देती है। सो आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि इंडिया में गवर्नमेंट रूल है कि आपकी मैटरनिटी पेड लीव जो है वो 6 मंथ्स की है, और उसके बाद आपको अनपेड लीव भी अलाउड होती है, जो कि कई वर्किंग वुमेन को नहीं पता है। अनपेड लीव भी ऑप्शन है। आप अपनी कंपनी पॉलिसी से वो भी चेक कीजिए कि जब आपकी पेड लीव खत्म हो जाएगी, आप उसके बाद एक्सटेंड करके 1 महीना 2 महीना कितने टाइम की अनपेड लीव ले सकते हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते और वो सोचते हैं कि मेरी 3 महीने की लीव खत्म हो गया, मुझे वापस ऑफिस जाना है। सो प्लीज टॉक टू योर बॉस, टॉक टू योर ऑर्गेनाइजेशन, टॉक टू द HR, और ये चीजें आप डिस्कस करें कि मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसी है, मैं बच्चा छोड़ के कैसे आऊं, मुझे सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ कंपनीज विल गिव दैट हेल्प। अदरवाइज कुछ कंपनीज आज के टाइम में ऐसी भी हैं जो डे केयर फैसिलिटी देती है। तो अगर ऐसा है, आप अपने बच्चे को साथ में ला सकते हैं डे केयर में, वहाँ प्रोविजन है, आप अपना ऑफिस भी कर सकते हैं, आप डे केयर में बेबी का भी ध्यान रख सकते हैं, एंड इट बिकम्स अ लिटिल इजियर फॉर द मदर्स। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन जो कोविड ने हम सबको सिखा दिया है, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। सो आई फील कि जितने भी मदर्स का मैटरनिटी लीव जब खत्म होने वाला होता है, मेरी रिक्वेस्ट है उन सब बॉसेस से, उन सब कंपनीज के CEO से, जो भी हमें इस टाइम सुन रहे हैं, कि आप वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दीजिए उस माँ को जिसके घर में वो बच्चा है, कोई उसके पास जॉइंट फैमिली नहीं है, कोई हेल्प के लिए नहीं है, एंड लेट हर फील कि हाँ उसने वापस अपना काम स्टार्ट किया है, उसको वो माइंड डिस्ट्रैक्शन चाहिए, उसको शी हैज टू फील गुड अबाउट हर सेल्फ ऑल्सो, उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी बाहर निकलना है। सो गिव हर दैट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, 1 महीना 2 महीना, ग्रेजुअली वो भी सेटल होगी। एंड जैसे 6 मंथ्स का एक टाइम पीरियड रहता है जहाँ मम्मी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कराना है, जिसके लिए मम्मी को भी बच्चे के पास कॉन्स्टेंटली रहना जरूरी है। सो लेट अस ऑल सपोर्ट दैट, एंड SDG की तरफ बढ़ते हुए एक हेल्दी, हम गुड हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो बेबी का गुड हेल्थ कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से। तो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बनाने के लिए 6 महीना मम्मी को सपोर्ट दें, ताकि वो घर पे बेबी को फीड भी करा सके और वो अपना ऑफिस भी कंटिन्यू कर सके। बिल्कुल। तो मैम यहाँ पर जो है आपने अभी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बात करी है, और ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर भी हमें जो है जागरूकता लानी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है किस तरह से होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्योंकि एक माँ के लिए जो फर्स्ट टाइम एक मदर बनी है, उनको कोई आइडिया नहीं होता है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में,
और उनको बहुत सारी चीज़ें अजीब भी लगती हैं उस टाइम पे। पेरेंट्स जिस तरह से सिर्फ बता देते हैं कि आप इस तरह से कर लीजिए, वो एक सही तरीका नहीं पता है। लेकिन मैम उससे पहले, उससे थोड़ी देर, क्योंकि जैसे ही जो बेबी होता है हम बात करेंगे वो फर्स्ट, क्योंकि हम एड्स भी देखते हैं बहुत सारी कि फर्स्ट जो माँ का पहला पीला दूध जिसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल मिल्क जिसे कहते हैं, उस पर की अगर हम बात करें मैम, कि बहुत सारी ऐसे ये भी केसेस आते हैं सामने कि जहाँ पर कहा जाता है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वो आया है। तो ऐसे इसमें कोई चिंता वाली बात है या किस तरह से होना चाहिए, उस टाइम पर किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, वो आपसे जानना चाहती हूँ। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया है। ज्यादातर दादी नानी मदर इन लॉज जो रहती हैं, उनको ये लगता है कि कोलेस्ट्रॉल इतना कम आ रहा है तो बच्चे का पेट कैसे भरेगा। हाँ। और ये मिथ है, ये सच नहीं है। वो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी बच्चे के लिए सफिशिएंट है। वो जितना भी है कोलेस्ट्रॉल बच्चे को उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा बच्चे को नहीं चाहिए। जरूरी है कि माँ फ्रीक्वेंट फीडिंग करे ताकि उसकी शुगर लेवल्स मेंटेन रहे, यानी हर 2 घंटे में माँ का दूध पिलाएं, चाहे दिन है चाहे रात है, 24 घंटे। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चा सो रहा है, 6 घंटे सो रहा है, जब उठेगा तब फीड दे देंगे। बच्चा तो सोए गए। बच्चा भी तो डिलीवरी के बाद एग्जॉस्ट होता है, और न्यूबॉर्न बेबी 18 घंटे सोते हैं, तो क्या 18 घंटे तक हम फीड नहीं देंगे? हर 2 घंटे में बच्चे को उठा के आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, 24 घंटे कराना है, रात में भी कराना है। कई मदर्स रात में सो जाती हैं तो उनको लगता है मैं तो 6-8 घंटे सोऊंगी, मैं सुबह ही उठ के ब्रेस्ट फीड दूंगी, तो वो नहीं करना है। तो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स यही रहती हैं कि वो सोचते हैं क्वांटिटी कम है तो ऊपर का दूध पिला दो, एक्स्ट्रा दूध पिला दो, फॉर्मूला फीड दे दो, वो नहीं करना है। और दूसरा कि हर 2 घंटे में फीडिंग देना है, और तीसरा आपने रात में भी फीडिंग करानी है। So, जब आप ये चीजें फॉलो करेंगे, कुछ 5 से 6 दिन लगते हैं, क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल है वो 2-3 दिन के बाद मैच्योर्ड मिल्क में चेंज हो जाता है, प्रॉपर मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, फ्लो बढ़ जाता है, और बेबी का स्टमक साइज बढ़ जाता है। तो जितना बच्चे को चाहिए उस हिसाब से माँ का दूध वैसे वैसे बढ़ता है। सो इट्स अ वेरी डिमांड सप्लाई रूल। बेबी का मम्मी को मालूम है, मम्मी का बेबी को मालूम है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अगर हम उस नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, हम अननेसेसरी बीच में फॉर्मूला फीड देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर या तो मम्मी परेशान होगी या बेबी परेशान होगा। तो फॉर्मूला फीड को साइड रखें और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को दें। बिल्कुल। मैम जानना चाहूंगी आपसे यहाँ पर कि जैसे कि हम बात करें, अब हमने कोलेस्ट्रॉल मिल्क की हम बात कर ही रहे हैं, तो कुछ मिथ्स हैं इसको लेके। अच्छा, सबसे पहले तो यही आता है कि सबसे पहले अगर जो बच्चा है वो शहद का उसका इनटेक होना चाहिए, कि शहद आप लगा दीजिए अच्छा होता है। हमारा थोड़ा कल्चरली अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसे हमारे ट्रेडिशंस हमारे से कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैम ये कितना सही है और क्या ये सही तरीका है, या फिर इससे जो है बच्चे की हेल्थ पर भी अफेक्ट पड़ सकता है? बच्चे को कुछ भी और नहीं देना सिवाय माँ के दूध के। चाहे वो शहद है जिसको दादी नानी की घुट्टी कहते हैं, वो नहीं देना है। बच्चे के लिए अनसेफ है, उससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है। बल्कि आप मानेंगे नहीं, 3 साल तक बच्चे को शहद नहीं देना चाहिए। और सोचिए कि पुराने जमाने में पैदा होते ही बच्चे को शहद दिया जाता था, नहीं देना है। दूसरा एक और रिचुअल मैंने देखा है जो कि अगेन नहीं फॉलो करना चाहिए, कि बुआ जो है वो आके ब्रेस्ट पे कोई रस्म करती है, तब तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। और कई हॉस्पिटल्स में देखा जाता है माँ बेचारी बुआ की वेट कर रही है, बुआ ट्रैफिक में फंसी है, बुआ पहुंची नहीं है, बुआ की फ्लाइट लैंड नहीं हुई, और बच्चा रो रहा है, ब्रेस्ट फीड नहीं दे रहे हैं कि बुआ नहीं आएगी तब तक रस्म नहीं होगी, हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अगेन प्लीज ये मत कीजिए। बेबी को इंस्टेंटली माँ का दूध चाहिए, कोई ऐसी रस्म हम नहीं मानते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी है भी तो जब बुआ आएगी आप तब कर लीजिए, बट बच्चे को तब तक भूखा ना रखें। सो ये चीजें हैं, बहुत इस तरह की बहुत सारी अनफॉर्चुनेट मिथ्स हैं, बट समझना जरूरी है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये बच्चे के लिए हार्मफुल हैं चीजें, और हमने बिल्कुल वो रिस्क ही नहीं लेना एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ जिसमें उसकी लाइफ को खतरा हो सके। तो मैम जैसे कि आपने यहाँ पर फार्मूला मिल्क की बात करी है, अब कोलेस्ट्रॉल मिल्क जो है वो खत्म हो चुका है, फार्मूला मिल्क जो है, तो मैम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम नॉर्मल मिल्क के बाद कि कितने टाइम में, क्योंकि ये चीज़ हमें नहीं पता होती है, हमारे जो न्यूली मदर बनी है उनको नहीं पता होती है कि कब से वो शुरू करना है। कोई जो 3 महीने में शुरू कर देता है, कोई 6 ही नहीं है। अच्छा, नो फॉर्मूला मिल्क एट ऑल। आपसे पूछूंगी, अगर आप पूरी जिंदगी घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाएं, माँ के हाथ का खाना खाएं,
और आपको जो है एकदम से आपको बोले कि आपको रोज बाहर का खाना खाना है, जो कि कितने दिन पहले बना है नहीं मालूम है, एक ना एक टाइम के बाद आप खा के पक जाएंगी और आपका उससे लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब होगा, उससे आपको सारी हेल्थ इश्यूज होने के भी चांसेस हैं। तो वो फॉर्मूला फीड बच्चे के लिए वैसा ही है। हमें बच्चे को फॉर्मूला फीड कभी भी नहीं देना है अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और पीडियाट्रिशियन ने बोला है कि हमें इस केस में देना ही देना है, वरना बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं देना है। सो आपको खूब सारा ब्रेस्ट फीडिंग पे मेहनत करना है। इट्स नॉट इजी। प्रेगनेंसी 9 महीने का जर्नी है, ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल का जर्नी है। 6 महीने के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो माँ के शरीर से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए माइक्रोबायोम्स मिलते हैं, जिससे एंटीबॉडीज बच्चे को मिल रही हैं, वो फॉर्मूला फीड से नहीं मिलती है, वो सिर्फ माँ के दूध से ही मिलेंगी। और वो हम कंटिन्यू करते हैं एटलीस्ट टिल 2 इयर्स, ताकि बच्चे का जो गट हेल्थ है वो अच्छा रहे, आगे जाके उसको कोई एलर्जीज ना हो, इन्फेक्शंस ना हो, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे, डाइजेशन अच्छा रहे और कोई डेफिशिएंसी शरीर में ना आए। बट 6 महीने के बाद हम सॉलिड फूड भी स्टार्ट कर देते हैं, और वो सॉलिड फूड्स भी शुरुआत में बच्चों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि बच्चे के लिए वो बिल्कुल नया है। तो बच्चों को भी वो नया फूड एडजस्ट करते करते टाइम लगता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड, शुड नॉट बी स्टॉप्ड आफ्टर 6 मंथ्स। रूल सेज कि कम से कम 3 साल, अगर वर्किंग मदर्स हैं एटलीस्ट 2 साल, बट 2 साल से कम तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात का जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही देखिए, हम बात कर रहे हैं SDG गोल 3 यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। ये तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक और गोल यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी जो है SDG गोल 5, जो कि है जेंडर इक्वालिटी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैम। जैसे कि आपने कहा कि वो जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है उसमें तो यहाँ पर आपने बताया कि क्या रोल जो है निभाना चाहिए हमारे जो हस्बैंड्स होते हैं, उनको जो मेल होते हैं, लेकिन पेरेंटिंग की बात करूँगी, जब आफ्टर प्रेगनेंसी की बात करूँगी, डिलीवरी टाइम की, या फिर उस टाइम के जो 2 साल होते हैं, या फिर बेबीज़ के केयर की बात करूँ, तो वहाँ पर क्या रोल प्ले करना चाहिए पेरेंट, एज अ पेरेंट या हस्बैंड को, मेल को, वो आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे कि बच्चा अगर रात में रोता है तो क्यों है ऐसा कि माँ को ही उठना है? हर बार तो बच्चा रो रहा है इसका मतलब ये नहीं है बच्चे को माँ का दूध चाहिए। कई बारी बच्ची का नैपी गीला हो गया, उसको नैपी चेंज कराना है। कई बारी हो सकता है बच्चे को गैस हो रही है, उसको बर्प कराना है। ये चीजें तो डैड भी कर सकते हैं। सो इस तरह की कई चीजें हैं जहाँ फादर्स को शुरू से इन्वॉल्व रहना चाहिए। और एक चीज जो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है, बहुत सी फैमिलीज में आप सिंस मिथ्स और रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चा डिलीवर होने के बाद मम्मी को मायके भेज दिया जाता है। हाँ। कि 40 दिन मम्मी के घर रह के आएगी, वहां ज्यादा खुश रहेगी, और 40 दिन के बाद वो वापस आ सकती है। क्यों, कहाँ जा रही है वो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? या हम जब इक्वल पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। बच्चे को बाप का भी इन्वॉल्वमेंट, टच, साउंड, ये सब चाहिए, शुरुआत से ही चाहिए। सो फादर शुड बी इन्वॉल्व इन एवरी लिटिल थिंग, जैसे कि नैपी चेंज करना है, बर्प कराना है, बच्चे को सुलाना है, बच्चे को नहलाना है, या फिर अगर बच्चा रो रहा है, कई बारी बच्चे को सिर्फ चुप कराना है, गोद में लेना है, बच्चा चुप हो जाएगा बस। तो ये सारी चीजें फादर्स कर सकते हैं। लेकिन ब्रेस्ट फीड एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली मम्मी को करनी है, और मम्मी को हर 2 घंटे में करनी है। तो मम्मी को भी तो बीच बीच में रेस्ट चाहिए, वो हस्बैंड ही दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे की कोई भी वैक्सीन मिस ना हो। बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को लेके जाना भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है। बाप ऑफिस जा रहा है, माँ बच्चे को लेके हॉस्पिटल जा रही है। कई बार देखते हैं हम कि हॉस्पिटल्स में मम्मी अकेले ही बच्चे को लेके स्ट्रगल कर रही है, बच्चा रो रहा है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करा रही है, डॉक्टर के रूम में जाके वैक्सीन भी लगवा रही है, बिलिंग लाइन में भी लग रही है, सब अकेले कर रही है क्योंकि हस्बैंड जो है वो ऑफिस गया। सो प्लीज हस्बैंड से रिक्वेस्ट है, आप ऑफिस से छुट्टी लें या आप अपने बॉस को बोलें, बट वैक्सीनेशन के लिए साथ में जाएं, बिकॉज आपके बच्चे को आपकी उस टाइम पे जरूरत है। यू हैव टू बी इन्वॉल्व एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। एंड इसके अलावा और जैसी चीजें हैं जहाँ पे हम सिंस 2 इयर्स की बात कर रहे थे, जैसे कोई डे केयर फैसिलिटी अरेंज करना है, या फिर झापा मेड अरेंज करना है, या मम्मी को खाना, ऐसा नहीं है कि मम्मी बच्चे का भी ध्यान रखे, अपना हस्बैंड के लिए भी खाना भी बना रही है, कपड़े भी धो रही है, घर भी साफ कर रही है। सो वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में भी हस्बैंड्स कैन हेल्प। खाना किसी दिन वो बना दें, या किसी दिन संडे है तो घर में दे कैन बी इन्वॉल्व कि चलो आज घर का काम मैं संभाल लूंगा। सो इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट हस्बैंड से रहना बहुत जरूरी
जरूरी है व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ इक्वल पेरेंटिंग और वी आर टॉकिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी। बिल्कुल। अब बच्चे की अब केयर की बात हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कॉमन इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं, और जिससे कि सभी जो माएँ होती हैं वो भी परेशान हो जाती हैं और समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि बच्चे का रिएक्शन सिर्फ इतना आता है कि बच्चा रो रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। उस टाइम पे अगर मैं कॉमन डिजीज़ की बात करूँ, कि कॉमन इश्यूज़ की बात करूँ, तो वो क्या आके सामने खड़े हो जाते हैं? अक्सर 5 चीजें हैं जो चेक करनी चाहिए जब भी बच्चा रोए। सबसे पहला है बच्चे की नापी। अक्सर बच्चों की जब नापी भर जाती है वो रोने लग जाते हैं। अगर वो नहीं है तो दूसरी चीज है कि आप देखें कि हो सकता है आपका बच्चा गैसी है, उसको बर्प कराना है, या बच्चा ऊपर से गैस पास करेगा या नीचे से, तो आप वो ट्राई करें। अगर वो भी नहीं है तो तीसरी चीज है, हो सकता है आपका बच्चा बहुत ज्यादा आपने ओवर एक्ट कर दिया। हमारी इंडियन फैमिलीज में लगता है बच्चे को ठंड लग जाएगी, 2 कंबल 4 कंबल और एसी भी ऑफ कर दो, पंखा भी ऑफ कर दो, बच्चों को गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। सो आइडियल टेम्परेचर मेंटेन करना वो भी जरूरी है। चौथा है कि कई बार न्यूबॉर्न बेबीज में बच्चों का नोज ब्लॉक्ड होता है, वो नेचुरल चीज है, इसीलिए बच्चे छींकते हैं। तो बच्चे का छींकना इज नॉर्मल, बच्चा अपनी नोज खुद से खोलने की कोशिश कर रहा है। सो अगर बच्चे की नोज ब्लॉक्ड है तो बच्चा थोड़ा सा छींकेगा और अपने आप अपनी नोज खोलने की कोशिश करेगा। बट हमें क्या लगता है बच्चा छींक रहा है, इसको ठंड लग गई है, इसलिए बीमार हो गया है, तो वो मत करें। अगर छींक रहा है तो छींकने दीजिए, अदरवाइज आप सिर्फ बच्चे को अपराइट करें ताकि उसकी नोज ओपन हो जाए। और 5वीं चीज है कि आपकी बेबी हो सकता है सही में हंग्री भी हो, हंगर साइन भी हो सकता है। तो आप देखिए आपने लास्ट फीड कितने बजे कराया था, उसको फिर से भूख तो नहीं लगी है, 2 आवर्स तो नहीं हो गए हैं, और आप फीडिंग ट्राई करें। अगर बच्चे को भूख लगी है बच्चा फीड ले लेगा, भूख नहीं लगी है तो नहीं लेगा। ये 5 चीजें अक्सर ट्राई करनी चाहिए जब भी बच्चा रो रहा है तो। एंड अगर 5 में से कोई चीज वर्क नहीं करी है, लास्ट ऑप्शन इज कि बेबी को मम्मी या पापा की गोदी चाहिए। आप गोदी में लें, बच्चा चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सो जाएगा। कोई गोदी की आदत नहीं पड़ती है, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। 9 महीना मम्मी ने बच्चे को अपनी गोद में ही तो संभाला है, तो बच्चे को गोद की आदत तो 9 महीने से पड़ी हुई है, और एकदम से आप गोद में लेना बंद कर देंगे तो बच्चा रोएगा। सो बेबी टेक्स टाइम, ताकि वो ये समझ सके कि अब मेरी मम्मी मुझे कैरी नहीं करेगी और अब मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। सो वो कुछ टाइम की सपोर्ट के लिए इट्स ओके अगर मॉम या डैड बेबी को कुछ टाइम के लिए आर्म्स में कैरी करें। बिल्कुल, काफी चीजें बता दी ये सब मेरी बुक में है, तो अगर आप इसके साथ साथ और भी चीजें जानना चाहते हैं तो जो मेरी सेकंड बुक है एम्पावरिंग यू बियॉन्ड बर्थिंग इज अबाउट बेबी केयर एंड पेरेंटिंग एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर। सो वो आपकी जो पोस्टपार्टम वाली जर्नी है उसको इजी बनाने के लिए मैंने लिखी है। सो आप वो बुक भी जो है ऑनलाइन ले सकते हैं। मैम यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछूंगी, क्योंकि हमने बात करी थी जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की या उससे पहले की, जब हम प्लानिंग कर रहे थे तब वहाँ हम बात कर रहे थे डाइट की, लेकिन यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी की हम अगर बात करें, अब बेबी का जो है वो अब मिल्क शुरू हो गया है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो शुरू हो गई है, उस टाइम पर मदर के लिए एक अच्छी डाइट लेना और उस डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आफ्टर प्रेगनेंसी जो डाइट होती है, डिलीवरी के बाद जब बेबी हो जाता है, क्योंकि बेबी जो है ब्रेस्ट फीडिंग अब ले रहा है, तो ऐसे में माँ की जो वीकनेस भी उनमें आने लगती है, तो ऐसे में क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए वो जानना चाहती हूँ। बहुत सी मदर्स को आजकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से ऐसा लगता है कि बेबी होते ही वो सेलिब्रिटी ने 15 किलो 10 दिन में लूज कर लिया तो मैं भी कर लूं। जी, आजकल चर्चे में है हमारी सेलिब्रिटी गौहर खान, जिन्होंने 10 दिन में ही 15 किलो लूज कर लिया, और सारी मदर्स वही डिस्कस कर रही हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड हर एक ह्यूमन बॉडी अलग है। कई लोगों का नेचुरली ब्लेस्ड होते हैं कि वो प्रेगनेंसी में वेट गेन करके कब लूज कर लेते हैं पता ही नहीं चलता है। वो आपकी जीन्स हैं, वो जेनेटिक है, वो फिजिकली कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट वेट लॉस आफ्टर डिलीवरी हैज टू बी गिवन 9 months। मैं कहती हूँ 9 महीना अगर आपको वेट गेन करने में लगा है, आपको लूज करने के लिए भी अपने आप को 9 महीना देना है। उससे कम टाइम में वेट लॉस आप प्लीज टारगेट मत कीजिए। लेट इट बी नेचुरल एंड लेट इट बी स्लो, बट वेट गेन आपने डिलीवरी के बाद नहीं करना है। सो आपका जो डाइट है उसमें मीठा कम से कम रखें। बहुत से लोगों को लगता है कि खूब घी के लड्डू खिलाओ उससे दूध ज्यादा बनेगा, ऐसा नहीं है। आप लड्डू जरूर खिलाओ लेकिन आप उसमें चीनी मत डालो। आप उसके बजाय उसमें जैगरी डाल सकते हैं जो आयरन रिच है, डेट्स डाल सकते हैं जो आयरन रिच है, बट व्हाइट शुगर का इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज है कि आप
जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं आपको भूख ज्यादा लगती है, तो अगर आप हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने का भी मन करेगा। तो बिंज ईटिंग ना करें कि उस टाइम पे हमने फ्रेंच फ्राइज खा लिया, बर्गर ऑर्डर कर लिया, पिज्जा मंगा लिया, क्योंकि ये सब चीजें प्रेगनेंसी में तो हम खा नहीं पाए, तो हमने सारी चीजें जो है वो डिलीवरी के बाद ही पूरी कर ली। तो प्लीज स्टिक टू होम कुक्ड फूड ओनली एट दैट टाइम। जो घर की बनी हुई चीजें हैं वही आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्दी है उस टाइम पे, आपको वेट लॉस के लिए भी आसानी रहेगा, और प्लस आपको जो उस टाइम भूख लगती है वो क्रेविंग्स को भी सप्रेस करने में हेल्प करेगा। तीसरी चीज है कि बहुत सी दफा मदर्स को मैंने देखा है, ऐसा लगता है कि अब मैं अपना वापस से सोशलाइजिंग स्टार्ट कर सकती हूँ, बाहर जाना स्टार्ट कर सकती हूँ, एंड अनफॉर्चुनेटली टुडेज लाइफस्टाइल इज सच कि अ लॉट ऑफ मदर्स वांट टू गेट बैक टू ड्रिंकिंग। प्रैक्टिकली बता रही हूँ, कई मदर्स पूछती भी हैं कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग के कितने टाइम बाद अल्कोहल कंज्यूम कर सकती हूँ। सो प्लीज नो अल्कोहल टिल द टाइम यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज इट कैन पास थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क एंड गो टू द बेबी, और वो इसलिए आपको उससे सिगरेट स्मोकिंग इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर ही रखना है। आप हेल्दी फूड्स खाएं जो आप ऑलरेडी प्रेगनेंसी में खा ही रहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें आगे कंटिन्यू करनी है, और उसके साथ एडिशनल चीज़ें जो आपके लैक्टेशन के लिए अच्छी रहती हैं, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जिंजर गार्लिक है, कोकोनट है, मखानाज हैं, इस तरह की चीज़ें फीडिंग मदर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप ज़रूर खाएं, इसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम रह गया है और सवाल बहुत सारे थे जिन पे जानना हर चीज़, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर हमने 9 महीने भी निकाल दिए, बच्चा भी पैदा कर दिया, उसको बड़ा भी कर दिया, हमने 2 साल भी पूरे कर लिए। और मैम जाते जाते इसी के साथ आपसे जानना चाहूँगी, क्या वो खास संदेश है जो कि आज आप हमारे फरीदाबाद के लिसनर, जो माएँ जो न्यूली अभी पेरेंट अभी बने हैं उनके लिए, और सेकंड टाइम भी जो बने हैं, वो सिर्फ फर्स्ट ही नहीं सेकंड टाइम भी, क्योंकि ये तब भी उतनी एक्साइटमेंट ही रहती है, तो सभी के लिए आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा सबसे पहला मैसेज आप सबको ये है कि मेरी एम्पावरिंग यू बियॉन्ड बर्थिंग पोस्टपार्टम बुक ऑर्डर करें और वो पढ़ें, और अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो आप मेरी बुक बर्थिंग नेचुरली भी पढ़ सकते हैं। दूसरा मेरा मैसेज ये है कि आपकी अपनी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, आप अपने हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान दें जितना ध्यान आपको बच्चे पे देना है। और तीसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ। आपको अलग अलग तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकता है आए, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो कि अक्सर आजकल हम देखते हैं कि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ गए हैं। अगर ऐसा है, आपको सबसे पहला अपनी खुद की मदद करनी है। प्लीज टेल योर हस्बैंड, योर फैमिली अबाउट इट, योर गायनोकोलॉजिस्ट अबाउट इट, बट उसको हाइड मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर बारी वो सिर्फ एक मूड स्विंग है, कई बारी एक्चुअल में वो कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो प्लीज साइलेंटली डोंट डील विद इट, टॉक अबाउट इट, टेक हेल्प, टेक प्रोफेशनल सपोर्ट, बट फाइंड अ सोल्यूशन टू इट सो दैट उसका इम्पैक्ट बच्चे पे ना आए। बिकॉज अगर मम्मी का मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका असर बच्चे पे हो सकता है। वी वांट कि बेबी भी हैप्पी रहे, उसके लिए मम्मी का हैप्पी रहना भी जरूरी है। सो माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मानव रचना। बिल्कुल, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 7.8 FM। फील गुड, फील लाइव।